नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अर्थव्यवस्था को जीएसटी का बूस्टर डोज, लगातार दूसरे माह जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ के पार, 27,000 करोड़ से ज्यादा का रिफंड। ये 2025 में कुल जीएसटी संग्रह लाख करोड़ में आप देखिए 16.4% की रही वृद्धि दर 2024 के मुकाबले। इस जनवरी में आप देखते हैं कि 1.96, फरवरी में 1.84, मार्च में 1.96, अप्रैल में आप देखिए 2.37 और मई में आप देखिए 2000 कितना 2.01 लाख करोड़। और आप सभी जानते हैं कि 2017 में आया था ना जीएसटी, उसी की बात हो रही है। राज्यों के संग्रह में भी काफी असमानता, ये आप देखते हैं कि राज्यों के जीएसटी संग्रह की दर में काफी असमानता देख रही है। मई में केरल के जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 24%, तमिलनाडु में 25%, कर्नाटक में 20%, दिल्ली में 38%, बिहार में 23% का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ गुजरात के जीएसटी संग्रह में 4%, तेलंगाना में 6%, हिमाचल प्रदेश में 1%, हरियाणा में 9%, झारखंड में 8% की बढ़ोतरी रही है। और विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस असमानताओं का भी ध्यान अध्ययन करना चाहिए। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। देश में 60 दिनों के भीतर 60% केसों में दायर हो रहे हैं आरोप पत्र, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत के बाद की बात हो रही है। गृह मंत्री ने कहा कि कोलकाता में CFSL आपराधिक न्याय प्रणाली को करेगी मजबूत। राजरहाट न्यू टाउन में नवनिर्मित केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला के नए भवन का किया उद्घाटन हमारे किसने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। पूर्वोत्तर में बाढ़ से बिगड़े हालात, सिक्किम में फंसे 1200 पर्यटक। अब आप सभी जानते हैं कि मानसून आ रहा है, तो उसको लेकर आप देखते हैं कि स्थिति भी बिगड़ रही है। और वो तो हमारे देश में आप लोग देखते ही हैं कि हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, बाढ़ जैसी हालातें बन जाती हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, ये आप देख लीजिए। सिक्किम है आपके, गंगटोक इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। विधानसभा में 32 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेगी। और सिक्किम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, चाइना से लगती है, भूटान से लगती है, 3 देशों से लगती है। और राज्यों में पश्चिम बंगाल से लगती है, वेस्ट बंगाल से। रूस में वायुसेना अड्डों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, 4,300 किलोमीटर भीतर जाकर परमाणु हमले में सक्षम 40 विमानों को बनाया निशाना। सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी पर हमले में सक्षम है TU-95 और TU-22 बमवर्षक विमान। ड्रोन हमले के बाद धू धू कर जलते दिखे रूसी वायुसेना के विमान, रूस ने भी किया जवाबी वार। एक लंबा समय हो चुका, आप देखते हैं यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है ना, ये हमारा प्यारा भारत है, तो उसी की बात हो रही है। और रूस यूक्रेन के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। पहले आप देखते हैं कि संयुक्त क्या, रूस आप देखिए USSR के नाम से भी आप लोग जानते थे। और रसिया की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी आपको मॉस्को देखने को मिल जाएगी। यूरोप एशिया दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये क्या, रूस। और आप देखते हैं यूक्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखते हैं कि नाटो में शामिल को लेकर आप देखते हैं ये बात हुई। यूरोप में देखने को मिलेगा यूक्रेन, कीव इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। नाटो के बारे में भी याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। शहरों के विकास के लिए भारत को $10 अरब देगी ADB। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $10 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें मेट्रो विस्तार, नए RTS गलियारों व शहरी बुनियादी सेवाएं शामिल हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कनाडा ने कहा है शहर विकास के इंजन होते हैं। और देखिए अगर हम लोग बात करें ADB की, तो ADB के बारे में भी याद रखिएगा। और देखिए इस तरह के जो संस्थान है ना, उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इसकी स्थापना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी।
और फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक कांग्रेस की आलोचनाओं पर मैं ध्यान नहीं दे सकता हूं, ये थरूर कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। आप देखिए नेपाल में प्रधानमंत्री आवास की ओर बड़े राजशाही समर्थक, और आप देखते हैं कि यहाँ नेपाल में कुछ लोग चाहते हैं कि राजशाही आए लौट के, तो उसी को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये आप देख लीजिए, ये नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगता है किससे? नेपाल से हमारी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी का पंजीकरण बहाल, अब लड़ सकती है चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी पार्टी के पक्ष में दिया आदेश। अंतरिम सरकार की प्रतिबंध हटाने के 8 महीने बाद आया ये आदेश। और दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में अब कानून कहाँ है और सुप्रीम कोर्ट की कहाँ चल रही है। वो तो जो चाह रहे हैं वो हो जा रहा है। वहाँ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? बांग्लादेश से। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आज़ाद हुआ था। और इसकी आज़ादी में आप सभी जानते हैं कि भारत की बड़ी भूमिका है। दिल्ली समेत 5 बड़े शहरों में 2 वर्षों में चलेंगी 14,000 ई बसें। इलेक्ट्रिक बसों की बात हो रही है। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग की शीघ्र होगी सबसे बड़ी शुरुआत। पीएम ई ड्राइव योजना की मदद से नेट जीरो का लक्ष्य करेंगे हासिल। एचडी कुमारस्वामी कह रहे हैं 10,900 ई बसों के लिए इस सप्ताह निविदा जारी करने की तैयारी है। 2800 बसें दिल्ली के चलाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने किया है स्वीकार। डांटने का मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है छात्रों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित बनाए गए शिक्षक बरी हुए। कहा कि कोई व्यक्ति यह नहीं सोच सकता है कि डांटने से ऐसी दुखद घटना हो सकती है। आजकल आप देखते हैं कि कई जगह आपने नहीं सुनते हैं कि बच्चों को किसी ने डांट दिया, उन्होंने जाकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि आजकल बड़ा सहन शक्ति बिल्कुल खत्म ही हो गई, सहनशीलता। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया बीएस इन केमिस्ट्री का 4 वर्षीय नया प्रोग्राम। जेई एडवांस के अंकों के आधार पर छात्रों को मिलेगा प्रवेश। सत्र 2025-26 से होगा इसका आरंभ। और इसकी कोर्स की विशेषताओं की बात करें तो 30% हैंड्स ऑन लर्निंग, केमिकल साइंस और इंजीनियरिंग का समन्वय, भविष्य के लिए तैयार कोर्स जैसे एआई, एएमएल, एमएल का उपयोग, उन्नत प्रयोगशाला सुविधाएं, क्रॉस डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स और माइनर डिग्री की सुविधा, अनुभवी फैकल्टी और जो विश्वसनीय शोध में सक्रिय है। ये आप देखिए एसओएल में पहले दिन 4,468 छात्रों का नामांकन हुआ है। 10 जून से दूसरा चरण होगा। इसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात हो रही है। रानी खेड़ा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर होने की जगी उम्मीद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस परियोजना को लेकर मांगी अधिकारियों से रिपोर्ट। आईजी एयरपोर्ट से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है रानी खेड़ा क्षेत्र। आप देखेंगे मदरसों में कामिल फाजिल की परीक्षाएं और डिग्री पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस से आप देखेंगे। ये कामिल मतलब स्नातक होती है और आप देखते हैं कि फाजिल मतलब स्नाकोत्तर होती है। और याचिकाकर्ता का कहना है कि अंजुम कादरी के फैसले को आधार बनाकर मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्ट्रार ने 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर को पत्र भेज दिया कर कहा था कि राज्य में किसी भी मदरसे को कामिल और फाजिल कोर्स पढ़ाने का अधिकार नहीं है और मदरसा एजुकेशन बोर्ड को कामिल और फाजिल की डिग्री देने का अधिकार भी नहीं है। ये आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह। वेबसाइट से नया प्रतीक चिन्ह हटा, गलियारों से शीशे के दरवाजे भी हटेंगे। चंद्रचूड़ ने सीजीआई रहते हुए किए थे बदलाव, वकीलों ने किया था विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह एक बार फिर बदल गया है। एयर मार्शल खन्ना ने दक्षिणी वायु कमान का प्रभार संभाला।
सामरिक सहयोग बढ़ाने को भारत मंगोलिया के बीच आप देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। कई बार इस तरह का आप देखते हैं जो सैनिक अभ्यास होता है ना, उनसे भी आप लोग क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। मंगोलिया की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का पहला अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास उलन-बटोर में हो रहा है, ये जरूर याद रखिए। 13 जून तक चलने वाला अभ्यास ऑपरेशन तैयारियों को बढ़ावा, स्थायी रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। पड़ोसी देशों से उताव चढ़ाव वाले संबंधों को ये आप देखते हैं कि संबंधों के दौर में मंगोलिया से मैत्रीपूर्ण आर्थिक रणनीतिक रिश्ते अहम है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। एशिया में, ईस्ट एशिया में ही देखने को मिलेगा। उलन-बटोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। किसकी? मंगोलिया की। भारतीय सेना ने मुंबई में किया उच्च स्तरीय सुरक्षा अभ्यास। अभ्यास में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, फोर्स 1 महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस ने लिया इसमें भाग। ये आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध लिखकर पुरस्कार जीतने का मौका। भारत के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर पर बेहतरीन निबंध लिखकर आप 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित निबंध प्रतियोगिता की रविवार को घोषणा की है। प्रतियोगिता 1 से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। शीर्ष 3 विजेताओं को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। विजेताओं को लाल किले पर आयोजित होने वाले 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने का विशेष अवसर भी मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया। रक्षा मंत्रालय युवा प्रतिभाओं को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पुनर्परिभाषित करना विषय पर रक्षा मंत्रालय माई गो इंडिया की द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी में निबंध प्रतियोगिता में भाग लें। मंत्रालय ने प्रतियोगिता और ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के बारे में विवरण देने वाला पोस्टर भी साझा किया है। 2 दशक में पहली बार उपचुनाव के लिए मतदाता सूची में संशोधन। चुनाव आयोग ने 5 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया मतदान सूची में संशोधन। 4 राज्यों में 19 जून को होने वाले उपचुनाव में 23 जून को जनगणना होगी, इसकी मतगणना होगी। देखिए, अगर हम लोग बात करें चुनाव आयोग की, तो आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की चुनाव की देखभाल यही करवाता है और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सामान खोने पर फ्लाइनास एयरलाइंस पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना। नियमों का पालन नहीं कर रहे पान मसाला निर्माता एनजीटी ने जारी किया नोटिस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र डीपीसीसी यूपीपीसीबी कुछ पान मसाला निर्माताओं से मांगा जवाब। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन न किए जाने पर दिया नोटिस। एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें फसलों की नकली दवा के खिलाफ बनाएंगे कानून, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। कृषि मंत्री ने विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। खेत में पेड़ के नीचे लगाई चौपाल, मट्ठा पियाओ, बोले विज्ञानियों को बेझिझक बताना कैसी चाहिए खेती आपको। पाकिस्तान से हो सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर बात। और आप देखते हैं कि सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने आह्वान किया है। ऑपरेशन सिंदूर विरोधियों के लिए सबक है, सीडीएस कह रहे हैं हमारे। जो हम पर हाथ डालेगा उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे, जगदीप धनखड़ कह रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं। पहलगांव हमले के बाद से असम में 81 राष्ट्र विरोधी गिरफ्तार हुए हैं। कई आप देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए और गिरफ्तारी हुई है। सेना युवाओं को सिखा रही है खड़ी चोटी पर चढ़ना, देख रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में जुड़ा नया अध्याय, सभी कलश स्वर्ण मंडित। और राज जन्मभूमि पद से ही देखने लगी मुख्य शिखर की स्वर्णिम आभा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शेषावतार मंदिर के अतिरिक्त सभी मंदिर कार्य पूरे हुए। सख्त हुआ राम जन्मभूमि की सुरक्षा घेरा, सभी कर्मियों का सत्यापन पूरा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सभी सुरक्षा कर्मियों व निजी एजेंसियों के कर्मचारियों का कराया गया बायोमेट्रिक। अयोध्या में आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया ना, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा ये।
शहर लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगी। ये नागालैंड में राकापा के विलय से रियो सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। ये आरएसएस जनजातीय समाज के बीच संवाद आवश्यक है, नेताम कह रहे हैं, देख लीजिए। और कांग्रेस के टिकट पर 1971 में पहली बार कांकेर से सांसद बने थे आजकल नेताम। ये आप देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेड के बारे इसके फाउंडर आपको देखने को मिल जाएगी। बिजनौर में प्राथमिक विद्यालय के भवन पर मुख्य अध्यापिका ने उर्दू में लिखवाया नाम। इसको लेकर भी खूब विवाद होने लगता है, हिंदी उर्दू को लेकर। सियाद प्रधान सुखबीर बादल को 10 दिनों की मोहलत मिली। तो तख्त साहब में 5 प्यारों की बैठक में निर्णय के बाद जारी हुआ हुक्मनामा। केदार घाटी में खूब बरस रहा है बाबा का आशीर्वाद। ये गुजरात के मंत्री का बेटा मनरेगा घोटाले से संबंधित दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखते हैं मनरेगा कार्ड बनते ना, तो उसी में फर्जीवाड़े को लेकर अब्बास अंसारी की सीट रिक्त घोषित, चुनाव आयोग भेजी गई अधिसूचना। रविवार को अवकाश के दिन विधानसभा सचिवालय खोलकर जारी की गई अधिसूचना। 6 माह के अंदर उपचुनाव, सुभाषा विधायकों की संख्या हुई 5। ये आप सभी जानते हैं कि भड़काऊ भाषण के कारण 2 साल की सजा हुई है ना, तो जब 2 साल की सजा होती किसी को तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और उस सीट पर आप देखिए दोबारा चुनाव होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं, वाई इलेक्शन कहा जाता है। पंजाब में वाहन को बुलेट प्रूफ बनवाने से पहले अब लेनी होगी एनओसी। बैंक मैनेजर की सतर्कता से ठगी से बची डिजिटल अरेस्ट बिड्ढा। आजकल आप देखते हैं कि इतना हमारी सरकार जागरूक कर रही है, लेकिन लोग फिर भी फंस जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति। जमीन संबंधी जानकारी को बिहार सरकार ने शुरू किया हेल्पलाइन सेंटर। और फ्री टोल फ्री नंबर आप देखिए कि 180034562115 देखने को मिल जाएगा आपको। पर्यटकों के लिए खुली फूलों की घाटी, 49 पर्यटकों ने की सैर। या 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे पर्यटक विश्व धरोहर फूलों की घाटी का सैर। अब तक 66 पर्यटकों ने कराया है घाटी की सैर का ऑनलाइन पंजीकरण। एक कार्बेट नेशनल पार्क में अब 14 जून तक ही कर सकेंगे नाइट स्टे। सबसे पहला हमारे देश का ये आप देखते हैं नेशनल पार्क है। एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर कार्य कर रही है मोदी सरकार ने। एपी नड्डा साहब करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन पर सम्मेलन का समापन। नड्डा ने कहा कि सर्वांगीण विकास के पूरे मानक का कर रहे हैं भारतीयकरण। जहां पहली माओवादी घटना हुई थी वहां पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। बीजापुर के बंदे पारा पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। केंद्र और राज्य सरकार मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा की समूल सफाई के लक्ष्य को लेकर चल रही है। देखिए नक्सलियों की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारे ही देश के लोग हैं, बस रास्ता अलग अपनाए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि नक्सली क्या होते हैं, तो नक्सल शब्द एक ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोगों का एक समूह है। नक्सलवाद का नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुआ था। 1967 में यहाँ आप देखते हैं कि एक सशक्त विद्रोह हुआ था। ये आचार पापड़ से की शुरुआत, अब बना रही इलेक्ट्रिक स्कूटी व रिक्शा। ये बिजनौर में 5 महिलाओं ने शुरू किया था स्वयं सहायता समूह। लिख रहा है स्वावलंबन की से सफलता की कहानी। इस तरह की जब महिला सशक्तिकरण पर आप लोग लिख रहे हैं तो उदाहरण दे सकते हैं, इस तरह का उल्लेख कर सकते हैं आप लोग।
चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आगे की चुनौतियां। ये 2025 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। बड़ी अर्थव्यवस्था न सिर्फ नागरिकों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक देश को एक आर्थिक शक्ति के तौर पर स्थापित करती है। दुनिया हमारी बात अधिक गंभीरता से सुनती है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ही हम सैन्य ताकत के मामले में भी दुनिया के अग्रणी देश बन सकते हैं, और सभी देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ बेहतर व्यापारिक और द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की राय में आगे आने वाली चुनौतियां भी हैं। आज भी हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब $2500 है, जो हमें कम आय वाले देशों के बीच रखती है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना विकसित भारत की राह में एक अहम पड़ाव है। तो उसी की पड़ताल है आज का मुद्दा। ये आप देखिए, आज़ादी के बाद ऐसे बड़ी भारत की जीडीपी, ये देख लीजिए, जरूर आप लोगों को ये आंकड़े याद रखना चाहिए। 19 सकल घरेलू उत्पाद करोड़ रुपए में है आधार वर्ष 2011-12 के हिसाब से। ये 1950-55 में जीडीपी वृद्धि दर की बात हो रही। 1950-51 में कितनी थी? 4,96,848। फिर आप देखते हैं ये बढ़ोतरी हुई है। ये आप देखते हैं कि कितना 48.3% जीडीपी वृद्धि दर। और 1960-61 में आप देखिए 7,37,044। फिर आप देखते हैं 47.8% की बढ़ोतरी। 1971-71 में 10,89,226 पे। 1980-81 में आप देखेंगे, ये आप देखिए 14,64,394, 34.4% की वृद्धि। फिर आप देखते हैं 1990-91 में आ जाइए, 25,14,549, यानी 71.7% की वृद्धि। 2002 से 2001, 2001 से 2000 क्या 2000 से 2001 43,26,736, 72.1% की बढ़ोतरी। 2010-11 में आप देखिए 83,01,235, यानी 91.9%। और फिर आप देखिए 2020-21 में 65%, यानी कि 1,36,94,889। और फिर आप देखते हैं कि 2023-24 में 26.9% की बढ़ोतरी, यानी कि आप देखते हैं कि कितनी 1,73,81,732। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा इसमें। और देखिए, ये आप लोग प्रमुख अर्थव्यवस्था बना भारत। ये आप देखिए विश्व में स्थान, देशों की कुल संख्या और जिनके डाटा उपलब्ध है। ये आप देख लीजिए 1981 में 145 में से 11, ये आप देखिए 1991 में 17, 154 में से। और 2001 में आप देखिए 192 में से 13, 2014 में 11 में 195 में से 10, और 2014 में आप देखते हैं 195 में से 10, 2021 में 193 में से 6, और 2022 में 191 में से 5। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आंकड़े दिए हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। ये जीडीपी अरब डॉलर में है, ये आप देखते हैं। और ये 1996.54। ये फिर आप देखते हैं कि 1991 में आप देखिए 274.84। फिर आप देखते हैं कि 2001 में 495.95। 2011 में आप देखें कि 1823.05। और 2014 में 2039.13। 2021 में आप देखिए 3177.92। और 2022 में 3534.74। भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें, विश्व में स्थान, देशों की कुल संख्या, जिनके डाटा उपलब्ध हैं। अब आप देखिए 1981 में 133वें नंबर पे थे हम लोग। 140 देश टोटल थे इसमें शामिल। समझ रहे हैं आप लोग? प्रति व्यक्ति आय डॉलर में बात हो रही है, तो आप देखते हैं कि 1981 में 274.73 थी। और 1991 में हम लोग 152 देशों में 136वें स्थान पर थे। $307.37 थी प्रति व्यक्ति आय। 2001 में 192 में हम लोग कितने पर थे? 13वें नंबर पर। $495.95 थी प्रति व्यक्ति आय। 2011 में 10वें नंबर पर थे 195 देशों में। $1823.05 प्रति व्यक्ति आय थी। 2014 में हम लोग 10वें नंबर पर थे 195 देशों में। ये $2039.13 प्रति व्यक्ति थी। 2021 में आप देखते हैं कि कितना 193 में 6वें नंबर पे हैं हम लोग। और 3177.5
92, ये आप देखते हैं डॉलर। ये आप देखते हैं कि 2022 में 191 देशों में हम लोग 5वें नंबर पे और 3534.74 डॉलर प्रति व्यक्ति आए थी। ये सब भी याद रखा करिएगा, ये आंकड़े हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझा करिएगा भैया, समझना जरूरी है। अब बात आती है जीडीपी आखिर क्या होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। अर्थव्यवस्था की सेहत को ट्रैक करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का इस्तेमाल होता है। ये देश में तय समय में बनाई गई सभी वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू को दिखाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां उत्पादन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। दो तरह की होती है जीडीपी। जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन मौजूदा कीमत के आधार पर किया जाता है और वहीं रियल जीडीपी में वस्तुओं और सर्विस के मूल्य वैल्यू का कैलकुलेशन महंगाई दर को हटाकर किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। और कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जीडीपी CGINX। यहाँ सी का मतलब निजी खपत और जी का मतलब सरकार का खर्च, आई का मतलब है निवेश और NX का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट यानी कुल निर्यात। जीडीपी कैसे घटती है ये भी याद रखिए। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 अहम इंजन होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वह हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सरकार कितना खर्च कर रही है और इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत का कुल निर्यात कुल आयात से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में निर्यात के मुकाबले आयात ज़्यादा है, इसलिए इसका इफेक्ट जीडीपी पर नकारात्मक ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? और ये आप देख लीजिए, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए से वैश्विक स्तर पर असर, वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जैसे G20 IMF में प्रभाव बढ़ेगी विदेशी निवेश। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में और वृद्धि होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। क्षेत्रीय स्थिरता, भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। नेतृत्व, भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। बड़ी अर्थव्यवस्था का आज जनजीवन पर असर, तो आप देखते हैं कि रोजगार के अवसर, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार सृजित होते हैं, खासकर तकनीक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। बेहतरीन जीवन स्तर, बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। उपभोक्ता की ताकत, बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। चुनौतियां, आय का असमान वितरण और महंगाई जैसी चुनौतियां बनी रह सकती हैं, सरकार को इनका समाधान करना होगा। ये 10 वर्षों में 105% बढ़ी भारत की जीडीपी, आंकड़े ट्रिलियन डॉलर में है। आप देखें भारत की 105% बढ़ी जीडीपी। और ये आप देख सकते हैं कि क्या है, ये निर्यात है और ये आप देखते हैं आयात की बात हो रही है। देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कि आप कुछ बेच रहे हैं। तो आयात की बात करें तो आप देखिए 4.3 ट्रिलियन डॉलर, और आप देखते हैं कि निर्यात कितना आ रहा है 2.1। तो ये आप सब जानते हैं। अमेरिका की बात करें तो आप देखते हैं कि आयात कितना 30 ये आप देखिए 3% और निर्यात की बात करें तो 18.1। ये सब आप देखते हैं। चीन की बात करें तो आप देखते हैं कि इनका निर्यात ज्यादा 19.5 और आयात आप देखते हैं कितना है, निर्यात आप देखिए 11.1 और आयात 19.5। ये आंकड़े देख सकते हैं, IMF के हैं ये आंकड़े। और व्यापार से बड़ी आर्थिक हैसियत, ये आप देखते हैं कि निर्यात, आयात और ट्रेड बैलेंस, ये RBI के आंकड़े। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। मिलियन डॉलर में है ये। देखिए 1970-71 में आप देखते हैं कि -131 था, देख रहे हैं। और आयात की बात करें तो आप देखिए 2162 था, और आप देखते हैं निर्यात की बात करें तो 2031 था। और 1980-81 में जाएंगे तो -7800
82, यानी कि हम लोग घाटे में रहे। और जिसमें आप देखते हैं कि निर्यात कितना था आपका 8,485 और आयात कितना था 15,867, यानी कि ज़्यादा खरीदेंगे बेचेंगे कम तो घाटे में रहेंगे ना। 1990-91 में आप देखते हैं कि कितना निर्यात था आपका 18,145 और आयात कितना था 24,073, यानी -5,976 हम लोग घाटी में रहे थे। 2010-11 में आप देखते हैं कि 1 लाख माइनस में गए थे हम लोग, 1,18,633। इसमें आप देखिए निर्यात कितना था 2,51,136 और हम लोगों ने आयात कितना किया था 3,69,769। 2020-21 में आप देखिए -1 लाख कितना 2,627, यानी कि हम लोगों ने आयात कितना किया था 3,94,434, निर्यात कितना किया था 2,91,808। और 2023-24 में आप देखते हैं कि ये आप देखते हैं -2,38,317 चला गया। इसमें आप देखिए आपका निर्यात कितना था 4,37,113 और आयात कितना रहा 6,75,430। तो ये आप लोग जानते हैं। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? लक्ष्य सुधारों से ही आएगी वृद्धि समृद्धि। भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। कम आय और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौतियों के बीच जरूरी है कि भारत लक्ष्य सुधारों को आगे बढ़ाए। इसके साथ भारत अपनी संभावनाओं को पूर्ण रूप से सफल साकार भी करे। विकसित भारत का लक्ष्य ज़्यादा आसान है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ हम जल्दी या थोड़ी देर के साथ दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होंगे। इस बात का जश्न मनाते समय हमें याद रखना होगा कि प्रति व्यक्ति आय समृद्धि का पैमाना है। ऐसे में हमारे लिए विकसित भारत की रणनीति पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये भारतीय पिता व रूसी मां के बच्चे पर अधिकार को लेकर जूझ रहा है सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल सप्ताह में 3 दिन बच्चा अपनी मां बाप पिता के पास रहेगा। कोर्ट ने मामले में बंगाल व केंद्र सरकार को शामिल करने का दिया है इसमें आदेश। ये महर्षि मेनही पर बनी फिल्म का फर्स्ट लुक जारी। यहाँ भी आपको राजीव मेमानी ने CII के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला। साइबर फ्रॉड कवर वाले बीमा उत्पाद लाएं कंपनियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सरकारी बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। $1.77 अरब का नुकसान हुआ है साइबर फ्रॉड से 2024 में। $25 तक पहुंचा प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम देश में आप देखें। और मई में महिंद्रा की वाहन बिक्री 17% बढ़ी, टाटा की घटी। और प्राकृतिक गैस का मूल्य 2 वर्षों में पहली बार घटाया गया आप देखेंगे। LIC का पूंजीकरण सबसे ज़्यादा बड़ा आप देखेंगे। मई में आप देखते हैं कि बिजली खपत में 4% से ज़्यादा घटी। इंडिगो ने दिया 30 नए A350 विमानों का ऑर्डर। 15 प्रमुख टीयर 2 शहरों में घरों की बिक्री 8% घटी। लगातार 7वें वर्ष सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI आया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। निजी बैंक को क्रेडिट कार्ड बैंकिंग शुल्क बढ़ेगा। HFDC व IHDFC व ICICI जैसे बैंकों ने की शुल्क बढ़ोतरी की घोषणा 1 जुलाई से लागू होगा। इसमें देख रहे हैं RBI ने जीते। आप देखते हैं कि RBI ने बीते वित्त वर्ष 353 बैंकों पर जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने चीन समेत पड़ोसी देशों के FDI आवेदनों की मंजूरी को सरल बनाया। निर्धारित समय सीमा में मंजूरी के लिए हो रही अंतर मंत्रालयीय समिति की बैठक। 2020 के नियम के अनुसार इन देशों से निवेश के लिए पूर्व अनुमति जरूरी है। ये विमानों के रखरखाव जिम्मा अब किसी अन्य कंपनी को दे सकती है एयर इंडिया के बड़े विमानों का रखरखाव फिलहाल टर्किश टेक्निक द्वारा किया जा रहा है। तुर्की की कंपनी जेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी को हो चुकी रद्द। एक कोटा की सपना बनी PM स्वनिधि योजना की मिसाल। योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर एक्स पर मोदी स्टोरी ने साझा की उनकी कहानी। मैनपुरी में सेना पुलिस भर्ती के नाम पर 600 युवाओं से करोड़ों ठगी। देख लीजिए आप लोग, समझ सकते हैं क्या स्थिति है। इसीलिए तो कहता हूँ रोजगार की बड़ी कमी है और लोग ठग जा रहे हैं कहीं से भी, तो ये सब याद रखा करें। मृत व्यक्ति कैसे हुआ जिंदा, पुलिस ने खोला 100 करोड़ का घोटाला। यूपी पुलिस के ब्रॉडकास्ट में IPS अंकित शर्मा ने हैरत अंगेज घटना का किया जिक्र। नोएडा जोन की ASP ट्विंकल जैन ने पॉडकास्ट में की बातचीत है।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सामूहिक हत्या का अभियोग, ये बांग्लादेश की बात हो रही है। नासा का नेतृत्व करने के लिए एलन मस्क के सहयोगी जेरेड का नामांकन ट्रंप ने वापस लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार देर रात की घोषणा की है और कहा पूर्व संबंधों की गहन समीक्षा के बाद लिया निर्णय। खनिज व्यापार विवाद पर ट्रंप और सी के बीच जल्दी बातचीत की संभावना। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि समझौते का उल्लंघन कर रहा है चीन। ट्रेजरी सचिव बोले कि मुझे विश्वास है बातचीत होगी तो सुलझ जाएगा मुद्दा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, उसी तरह से। और इसकी स्थापना, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यूरेनियम भंडार की रिपोर्ट के बाद IAEA के सहयोग जारी रखने पर ईरान पर जोर। IAEA की रिपोर्ट में ईरान की गतिविधि को लेकर जताई गई थी चिंता। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता का आश्वासन भी दिया था। चलिए, इस तरह की एजेंसियों के बारे में जरूर रखा करिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप लोग। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है। 29 जुलाई 1957 में स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। गाजा में खाद्यान्न लेने की उमड़ी भीड़ पर फायरिंग, 31 मरे। देख लीजिए, खाने के लिए मरे जा रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि खाने को लेने जा रहे हैं, तब भी आप देखिए हमला हो जा रहा है। ये आपको यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। नौकाओं से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचे 1194 प्रवासी। ये कनाडा में 3 प्रांतों में फैली जंगल की आग, हजारों लोग बचाए गए इसमें। जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ आप देखते हैं कि खबरें आ रही हैं और दुष्कर्म की खबरें आती हैं, ये मैं कह रहा हूं कि हमें, हमारे इस परिवार को, हमारी भारत को, एकता को, एक तरह से संस्कार को आपके ये हिला के रख देती हैं। आप कुछ भी कहिए। और हमारी भारत माता हम लोग मानते हैं, हम लोग देवियों को पूजते हैं, हम लोग देवी का स्वरूप मानते हैं। मुझे लगता है वो खुश तो नहीं होंगी ये सब घटनाएं देखकर, जिस तरह की समाज से घटनाएं हो रही हैं। एक खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में याद रखा करिएगा। दीपक गगन ने थाईलैंड ओपन में जीते स्वर्ण पदक। भारतीय गोल्फर अहलाबाद संयुक्त 28वें स्थान पर है। मुक्केबाजी लावलीना शुरू करेंगी अकादमी। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है ना। पानीपत में 4 जून से शुरू होगा फेडरेशन कप। प्रतिभागी होंगी 12 टीमें। क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगी स्वातिक और स्वातोलिना। अलकराज भी जीते। बोपन्ना व यूकी की हार से भारतीय अभियान समाप्त हो गया इसमें। ये आप देखते हैं कि नॉर्वे शतरंज में गुकेश का उतार चढ़ाव सफर जारी है। ये आप देखिए, यूरोप का नया चैंपियन PSG। ये 5-0 से PSG ने मिलान को हराकर पहली बार जीती चैंपियन लीग खिताब जीतने के बाद फ्रांस का दूसरा क्लब बना। ये आप देखें। इस सरिस्का से खुशखबरी, बाघन ने दिया 4 शावकों को जन्म। और राजस्थान में है ना इस सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका ने चांद पर उतारा अपना पहला अंतरिक्ष यान। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1966 में आज ही चंद्रमा पर अपना यान सर्वेयर 1 लैंड कराया था। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले अंतरिक्ष एजेंसी ने सर्वेयर कार्यक्रम शुरू किया था। इसकी सफलता के 3 वर्ष बाद नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजे थे। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना 1939 में। आज ही वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की गई। शुरुआती दौर में इस अकेडमी के सहयोग से कई वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाया। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार इसी अकेडमी के सहयोग से दिए जाते हैं। नंदन नीलेकनी ने हर भारतीय को दिया विशिष्ट पहचान पत्र। हर भारतीय को आधार के रूप में विशिष्ट पहचान पत्र देने वाले नंदन का जन्म 1955 में आज ही बेंगलुरु में हुआ था। टेक्नोक्रेट के तौर पर भारत सरकार ने उनको अपने साथ जोड़ा। केंद्र सरकार ने 2009 में आधार की अवधारणा के साथ UIDAI का गठन किया और नीलेकनी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर पहला अध्यक्ष बनाया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आधार को लोगों के बैंक अकाउंट से सीधे लिंक करके
करके सीधे कैश ट्रांसफर किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर संसाधनों का दुरुपयोग रोकने में मदद मिली। काफ़ी दवाओं के असर को कर सकती है प्रभावित। एक फ्लू की दवाओं के साथ लेने पर हो सकती है बेचैनी। एंटी डिप्रेसेंट्स दवाओं के साथ कॉफ़ी पीने से घट सकता है प्रभाव। दर्द निवारक दवाओं के अवशोषण को कर सकती है तेज, जल्दी प्रभाव डालने की संभावना अधिक है इसमें। देख रहे हैं आप लोग, सिर दर्द से रक्त से लेकर हो सकती है अनिद्रा, बढ़ा सकता है रक्तचाप, घट सकती है दवाओं का प्रभावशीलता। कॉफ़ी दिनचर्या का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह एक शक्तिशाली रासायनिक यौगिक भी है जो आपको दवाओं के असर को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में कुछ सावधानियां रखकर इसके सकारात्मक प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सकता है। फूलों की वेल, ये ऑस्ट्रेलिया के अल्ट्रासी में नॉर्जिन सैनफ्रेस्ट या फिर डैफोडिल फेस्टिवल नामक फूलों का उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। यह देश के सबसे बड़े लोक कथाओं के आयोजनों में शामिल है। प्रकृति एवं संस्कृति के रंगों को जीवंत करता है। रविवार को इस दौरान पानी पर स्मार्ट हेल नाम डैफोडिल फूलों से बनी एक भेल तैरती दिखाई दी। महिलाओं ने 24 घंटे में पूरे किए 7,079 पुलअप्स। मेलबर्न की घटना है। भूख गर्मी मधुमक्खियों को बना रही हमलावर। IVRI के विज्ञानी बोले छत्तों के आसपास गतिविधि असोर न करें। कानपुर, मिर्जापुर, ललितपुर में मधुमक्खियों के झुंड कर चुके हैं कई हमले। देर रात जागने वालों में उम्र बढ़ने के साथ बौद्धिक क्षमता भी में गिरावट। देख लीजिए अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो खास खबरें हैं, महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई भी सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।